वेलकम टू द डे 3 ऑफ PR यादव सीरीज़। ठीक है, तो आज हमारा डे 3 है PR यादव सीरीज़ का, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन। वो लास्ट वीडियो मैंने हो सकता है वाइटल साइंस बोला होगा, वाइटल साइंस के बाद कवर करेंगे। सीक्वेंस के हिसाब से हमारा ये टॉपिक है कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन, जो कि पेज नंबर 441 से लेके पेज नंबर 443 तक दिया हुआ है। ठीक, अभी हम देखते हैं कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन, जिसको कि हम बोलते हैं CPR। ठीक है, CPR क्या होता है, इसकी पूरी थ्योरी हम कवर करने वाले हैं। काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है ये, इसकी पूरी थ्योरी कवर करेंगे CPR की। ठीक, अभी देखो CPR होता क्या, CPR को हम BLS भी बोलते हैं। BLS का मतलब होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक, फिर इसके बाद इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, कब हमें CPR देना होता है पेशेंट को। किसी पेशेंट को आप जा करके CPR नहीं दे सकते। CPR के लिए पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में होना चाहिए। अब पता किस लिए कि आपको पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है कि है या नहीं है, तो उसके लिए आपको कार्डिनल साइंस चेक करने पड़ेंगे पेशेंट के। तो कार्डिनल साइंस क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट कंडीशन कब होती है वो मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट में होना चाहिए पेशेंट, एब्सेंस ऑफ पल्स होनी चाहिए, पल्स नहीं आनी चाहिए उसकी, रेस्पिरेशन नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेस देन 5 मिनट, मतलब ये नहीं कि बहुत देर तक वेट भी नहीं करना है, 5 मिनट के अंदर अंदर ही, मतलब ये सब चीज़ें आपको देखनी है। इसके बाद कार्डिनल साइंस कौन कौन से होते हैं, कैसे पता चलेगा कि पेशेंट हमारा कार्डियक अरेस्ट में है। तो इसलिए सबसे पहला कार्डिनल साइन हम चेक करेंगे एपनिया, मतलब पेशेंट रिस्पायर नहीं कर रहा, सांस नहीं ले रहा, ब्रीदिंग नहीं आ रही है। दूसरा, एब्सेंस ऑफ कैरोटिड या फिमोरल पल्स चेक करेंगे, मतलब कि उसकी कैरोटिड पल्स या फिमोरल पल्स। दिस इज द कैरोटिड पल्स है कि कैरोटिड पल्स भी नहीं आ रही, एंड फिमोरल पल्स बच्चों में चेक की जाती है, जो कि थाइस में चेक करी जाती है। ठीक है, तो वो पल्स भी नहीं आ रही है। फिर डायलेटेड पीपल क्यों होगा, सेरिब्रल हाइपोक्सिया की वजह से हो सकता है, सेरिब्रल हाइपोक्सिया। इसमें क्या होता है, जो प्यूपल्स होती हैं, प्यूपल्स डायलेट कर जाती हैं, क्योंकि सिंस कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ब्रेन तक, दिमाग तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, सेरेब्रल हाइपोक्सिया, लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसकी वजह से डायलेटेड प्यूपल्स हो जाती हैं। ठीक, अभी सीक्वेंस ऑफ BLS क्या है, एक करके हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम कैब याद रखना है, CAB कैब के C से होता है कंप्रेशन, A से होता है एयरवे और B से होता है ब्रीदिंग। ठीक, इसके पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, अगर आपको किसी को CPR देना है तो फिर क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो हम देखते हैं। तो एक एक करके मैं पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस बताती हूँ आपको, आप नोट करते जाना। जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर CPR। ठीक, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होते हैं CPR के लिए। सब जनरल इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले आता है, जैसे कि कोई पेशेंट हमें मतलब ऐसे फेंट पोजीशन में मिला है, जिसको कि हमें लग रहा है कि शायद CPR की नीड होगी, तो हम ऐसे कैसे रिकग्नाइज कर लेंगे कि वो पेशेंट को सच में CPR चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हमें दूर से शाउट आउट करना होगा कि भैया आप ठीक हो। ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मान लो भैया आप ठीक हो, नो रिस्पॉन्स। फिर हम पेशेंट के पास जाएंगे, वी हैव टू उसके टैप करना होता है शोल्डर्स, भैया आप ठीक हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। फिर आप उसकी ब्रीदिंग चेक करोगे, ब्रीदिंग भी नहीं मिल रही है आपको। फिर आप उसकी कैरोटिड पल्स चेक करोगे एडल्ट के केस में। तो कैरोटिड पल्स जो होता है नॉट मोर देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज़्यादा आपको कैरोटिड पल्स नहीं चेक करनी होती है, 10 सेकेंड चेक करना। मतलब कैसे चेक कर सकते हो, 1001, 1002, 1003 ऐसे करके आप 1010 तक पढ़ोगे तो 10 सेकेंड को कवर कर लेता है। तो इस तरीके से आप कैरोटिड पल्स चेक करोगे पेशेंट की। ठीक, कैरोटिड पल्स भी नहीं आ रही है, और ठीक, या फिर मान एक केस ये हो सकता है, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि पेशेंट गैस्प कर रहा है, गैस्पिंग स्टेट में हो। गैस्पिंग मतलब मुंह से सांस ले रहा हो। ठीक है, तो उस टाइम पेशेंट को AED की नीड होती है। ठीक है, डिफिब्रिलेटर की नीड होती है। तो इस स्टेट में उसके बाद हमें तुरंत ही इमरजेंसी को एक्टिवेट करना होता है, मतलब जो भी इमरजेंसी नंबर है उससे हमें कॉल करना होता है। जैसे 112 है तो 112 पे आप तुरंत कॉल करोगे, फिर उन्हें बताओगे कि पेशेंट को CPR की नीड है, आप तुरंत पहुंच जाइए। और मान लो आपको CPR देने आता है तो आपको CPR देना स्टार्ट करना है। अपना नॉन डोमिनेंट हैंड नीचे रखना है, डोमिनेंट हैंड ऊपर रखना है, एंड यू हैव टू स्टार्ट विद द कंप्रेशन। सबसे इफेक्टिव कंप्रेशन होते हैं। कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन के 3 से 4 मिनट बाद ही हमें CPR स्टार्ट कर देना होता है। ठीक है, 3 से 4 मिनट बाद ही, हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना होता है। अब एक एक करके देखते हैं कि CPR में के सारे स्टेप्स क्या क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये तो था सिर्फ और सिर्फ जनरल इंस्ट्रक्शन, मतलब कब देना है CPR, कैसे देना है। ठीक, अब मेन जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहला टॉपिक है जो हमारा, वो है कंप्रेशंस।
पहला हमारा हो गया कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन CAB हम फॉलो करते हैं, CAB टेक्निक, ठीक है। इसमें ए है कंप्रेशन, बी ये ए, सी है कंप्रेशन, ए से एयरवे, बी से ब्रीदिंग। तो नेक्स्ट हमारा जैसे कि क्या है कंप्रेशंस। कंप्रेशंस में हम क्या करते हैं, चेक करना होता है हमें पल्स नॉट मोर देन 10 सेकेंड, ऑलरेडी मैंने जैसे कि बताया है, ठीक। अब पल्स आप कहाँ कहाँ से चेक करोगे, तो अगर एडल्ट है तो एडल्ट में हम चेक करेंगे कैरोटेड पल्स, ये वाली पल्स है कैरोटेड, जो नेक के पास मिलती है। अगर इन्फेंट है मतलब 1 साल के अंदर का बच्चा, 1 साल तक का बच्चा है, तो उसमें आप क्या चेक करोगे, ब्रेकियल पल्स, ये वाली पल्स, ठीक है। क्योंकि जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें यहाँ पे फैट क्या मतलब फैट ज़्यादा होता है, तो ये ढंग से आती नहीं, तो ये हम चेक करते हैं, ठीक। अगर चाइल्ड है मतलब 1 साल से थोड़ा बड़ा बच्चा है, चाइल्ड है ना, तो उसमें आप क्या चेक करोगे, फीमोरल पल्स। फीमोरल मतलब होती है थाइस, थाइस से जो हमें पल्स मिलती है उसको बोलते हैं फीमोरल पल्स, ठीक। फिर इसके बाद जैसे ही पल्स नहीं मिलेगी, नो पल्स फाउंड, तो क्या करना है, कंप्रेशन स्टार्ट कर देना, 30 कंप्रेशन देना है पहले, 30 कंप्रेशन। उसके बाद हम एयरवे का चेक करते हैं कि एयरवे सही है कि नहीं सही है, उसमें टेक्निक्स होते हैं, अभी वो मैं आगे बताऊँगी, ठीक है, वो आगे का टॉपिक है हमारा। तो पहला क्या है हमारा, स्टार्ट कर देंगे हम डिलीवर करना 30 चेस्ट कंप्रेशंस। इसके बाद ये चेस्ट कंप्रेशन किस रेट से किए जाते हैं, CR मतलब हो गया चेस्ट कंप्रेशन का रेट। तो 100 से 20 चेस्ट कंप्रेशन आपको 1 मिनट के अंदर, 100 से 120 चेस्ट कंप्रेशन आपको 1 मिनट में देने हैं, ठीक। फिर दूसरा आता है BR यानी कि ब्रीदिंग रेट। तो उसमें कितनी ब्रीदिंग्स प्रोवाइड करनी है आपको। ब्रीदिंग जो होता है या तो डायरेक्ट माउथ टू माउथ दिया जाता है, या मास्क लगा के दिया जाता है, या फिर अगर आपके पास एम्बू बैग है तो एम्बू बैग से देते हैं हम, ठीक। तो अभी BR कितनी देनी है, 10 ब्रेथ्स पर मिनट होती है, ठीक है। 1 मिनट में कम से कम 10 ब्रेथ देनी है, जिसका अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो 6 से 8 सेकेंड में 1 ब्रेथ दी जाती है, 6 से 8 सेकेंड में 1 ब्रेथ। ये आपको डेटा पूरा याद करना पड़ेगा। फिर आते हैं पोजीशन, कि हम कौन सी पोजीशन पे CPR देते हैं। तो CPR लोअर स्टर्नम पे दिया जाता है, चेस्ट के बिटवीन द निपल्स, ठीक है। आप पोजीशन फाइंड करोगे और वहाँ पे आप CPR दोगे, बिटवीन द निपल्स, इन बिटवीन द चेस्ट, लोअर स्टर्नम, ठीक। नॉन डोमिनेंट हैंड नीचे, डोमिनेंट हैंड ऊपर, एंड कंप्रेशन स्टार्ट। कंप्रेशन की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने अंदर तक कंप्रेशन करना है, तो 1/3 ऑफ द AP डायमीटर, मतलब 1/3 ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बोलते हैं। और ये 1/3 ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर लगभग कितना होता है, ये लगभग होता है 2 इंचेस तक, 2 इंचेस। और सेंटीमीटर में अगर हम बात करें तो होता है ये 5 सेंटीमीटर। तो अगर हमारा चाइल्ड है या हमारा एडल्ट है तो हम 1/3 ऑफ द AP डायमीटर देते हैं, जो कि 2 इंचेस और 5 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर हमारा छोटा बच्चा है, मतलब इन्फेंट है, ठीक है, इन्फेंट के केस में तो उसका जो 1/3 ऑफ द AP डायमीटर होगा वो भी तो छोटा होगा, तो उसमें जो कंप्रेशन जो होता है 1.5 इंच होता है, यानी कि 4 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। तो ये यही लिखा है पोजीशन क्या होती है, ये चेस्ट का कंप्रेशन डेप्थ एडल्ट में 1/3 ऑफ द AP डायमीटर, 2 इंचेस 5 सेंटीमीटर। और अगर वही इन्फेंट है तो 1/3 ऑफ द AP डायमीटर ही देंगे, लेकिन उसमें कंप्रेशन कहाँ तक जाएगा, 1.5 इंचेस यानी कि 4 सेंटीमीटर तक। कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो क्या होता है, तो कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो अगर हमारा एडल्ट है, ठीक है, और हमारे पास 2 रेस्क्यूअर हैं, एडल्ट के केस में कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो हमेशा यही रहेगा 30:2 और 2 रेस्क्यूअर है, मतलब कि एक कंप्रेशन दे रहा है और एक उसको ब्रीदिंग दे रहा है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 30:2। लेकिन अगर यही हमारा चाइल्ड है या इन्फेंट के केस में अगर हम देखते हैं तो ये क्या होगा, ये अगर हमारे पास एक रेस्क्यूअर है, ठीक है, अगर हमारे पास एक रेस्क्यूअर है तो ये 30:2 रहेगा, ठीक है, अगर एक रेस्क्यू। लेकिन अगर 2 रेस्क्यूअर हो जाते हैं, 2 रेस्क्यूअर हैं, तो ये जो रेशियो होगा ये 15:2 का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, 15:2 का होगा, ये जगह नहीं है, मैं यहाँ ही लिख दे रही हूँ, 15:2 का रेशियो ये होगा। इसके बाद क्या होता है, टेक्निक्स कौन सी, जैसे कि अब चाइल्ड के केस में, एडल्ट के केस में तो हम पाम से देते हैं, ठीक है, ये इसका यूज़ करके देंगे। इसको आपको फिक्स करना होता है, ये शोल्डर होते हैं ये फिक्स हो जाते हैं, एंड देन यू हैव टू कंप्रेस, ठीक। आपका जो अपर बॉडी का वेट पड़ता है नीचे की तरफ। लेकिन अगर चाइल्ड है, चाइल्ड के केस में हम क्या देते हैं, चाइल्ड के केस में मैं आपको बताती हूँ, चाइल्ड का केस या इन्फेंट का केस इज डिफरेंट। चाइल्ड के केस में अगर 2 रेस्क्यूअर हो रहे हैं, हम 3:1 का रेशियो लेके चलते हैं, 3:1।
CV रेशियो, ठीक है। CV मतलब कंप्रेशन और वेंटिलेशन यानी कि ब्रीदिंग रेशियो जो है, ठीक है। इसमें हम कितने 90 कंप्रेशंस देंगे, 90 कंप्रेशंस, और भी कितने टाइम में देंगे 90 कंप्रेशंस और साथ 1 मिनट में देंगे, और साथ ही साथ में हम 30 ब्रेथ भी दे देंगे यहाँ पे, ठीक है, 30 ब्रेथ। इसमें हम क्या फॉलो करते हैं 1 and 3 and स्क्वीज, ठीक, इस तरीके से वर्ड्स में दिया जाता है। और उसमें हम फिंगर थंब टेक्निक का यूज़ करते हैं, थंब, ठीक है। छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, तो उसमें ये थंब्स को बिटवीन द निपल्स ऐसे करके रखेंगे, पीछे से होल्ड करेंगे बच्चे को, ठीक है। फिर 1 and 2 and 3 and फिर ब्रेथ यानी कि स्क्वीज, ठीक। तो ये टेक्निक हम फॉलो करते हैं छोटे बच्चे के, इन्फेंट के केस में, और बड़े में हम पाम टेक्निक का फॉलो करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा ये, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है एयरवे है, लेकिन एयरवे बताने से पहले एक चीज़ और बताती हूँ, ठीक है। कम से कम आपको मतलब इतना कंप्रेशन देना है, कम से कम आपको इतना कंप्रेशन देना है कि 11 kg का प्रेशर फील हो चेस्ट के ऊपर। कितना प्रेशर होना चाहिए 25 lb और 11 kg का प्रेशर यू हैव टू अप्लाई। क्योंकि इसमें क्यों इतना अप्लाई करना है भाई, क्योंकि आपका जो हार्ट है ना, कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन में जा चुका है। कार्डियक अरेस्ट मतलब स्टॉप हो चुका है, अभी वापस उसको रिवाइव करना है, ठीक है। मशीन रुक चुकी है, तो उसको हमें अंदर तक प्रेशर देना पड़ता है ताकि थोड़ा सा वो खुद से स्टिमुलेट होकर के वापस से चलने लगे, ठीक है। और ये ऐसे घर में ऐसे किसी को देना स्टार्ट नहीं कर देना थोड़ी सी, इसके लिए क्योंकि आपको ट्रेंड होना पड़ता है, ठीक है, एग्जैक्ट। वरना इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, रिब्स टूट सकती है, स्टर्नम टूट सकता है, लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं अगर आपको सही नॉलेज इसके बारे में ना हो तो। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एयरवे। तो एयरवे देखते हैं, एयरवे में क्या क्या आता है। सेकेंड इज सर एयरवे। तो ये हमारा हो गया एयरवे। एयरवे देखते हैं। फिर है हमारा एयरवे, ठीक है। तो एयरवे में हम क्या करते हैं, जैसे ही आपने कंप्रेशन दे दिया, पेशेंट को 30 कंप्रेशन दे दिया, उसके तुरंत जस्ट बाद आपको उसका एयरवे चेक करना है। एयरवे क्यों चेक करना है, क्या पता हो सकता है कुछ एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन, इस वजह से वो सांस ही ना ले पा रहा हो, आप यहाँ कंप्रेशन दिए जा रहे हो, वो सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है। या आप ऊपर से ब्रीदिंग भी दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक। तो एयरवे एसेस करना बहुत ज़रूरी है। एयरवे एसेस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लुक करेंगे। लुक, लिसन और फील, 3 मेथड होते हैं, लुक, लिसन एंड फील। लुक में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कलर, ठीक, कलर कैसा है, लिप का कलर कैसा है, पेल तो नहीं है, कलर कैसा है, ठीक है। तो दूसरा हम क्या करेंगे, लिसन द साउंड को आपको सुनना है, ठीक है। और फिर फील करना है ब्रीदिंग के मूवमेंट्स को, मूवमेंट्स ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। तो लुक में आपको क्या करना है, लिप्स के कलर को, बॉडी के कलर को चेक करना है, पेल है, ब्लू है, कैसा है, ठीक है। ब्लू है तो मान लो साइनोसिस प्रेजेंट है। लिसन करना है, लिसन क्या करनी है, साउंड लिसन करनी है, कैसा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। उसके बाद फील करना है मूवमेंट्स ऑफ द ब्रीदिंग के मूवमेंट्स को फील करना है। तो 3 चीज़ें ये हो गए, लुक, लिसन एंड फील, ठीक। अब ये लुक, लिसन एंड फील के बाद हमें चेक करना होता है एयरवे में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। उसके लिए हम 3 टाइप के मैन्यूवर्स का यूज़ करते हैं। तो पहला मैन्यूवर होता है हमारा हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मतलब ये हेड है, इसको पकड़ना है, इसको टिल्ट करना है, आगे की तरफ घुमाना है, ठीक है। तो चिन है, इसको लिफ्ट करना है ऐसे, ठीक है, नीचे से पकड़ के इसको लिफ्ट करना, उसको ये टिल्ट करना है, इसको बोलते हैं हम हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड, ठीक। दूसरा होता है हमारा जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर, जॉ थ्रस्ट, ठीक। जॉ थ्रस्ट में क्या करते हैं हम, ये अपने दोनों हाथों से इसको ये यहाँ जॉ के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, उसको खोल के देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जॉ के ऊपर प्रेशर लगा के खोल के देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मान लो उसके नेक में इंजरी है तो आप ये हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड यूज़ नहीं करोगे, जॉ थ्रस्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक। फिर आता है ट्रिपल एयरवे मैन्यूवर। ट्रिपल एयरवे मैन्यूवर में क्या होता है, हम इसका नाम है ना ट्रिपल एयरवे मैन्यूवर, मतलब हम 3 चीज़ें कर रहे हैं, तीनों चीज़ें इसमें साथ में कर रहे हैं। मतलब हम हेड को भी टिल्ट कर रहे हैं, चिन को भी लिफ्ट कर रहे हैं और ये जॉ थ्रस्ट भी अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम तीनों चीज़ें एक साथ अप्लाई करते हैं तो इसको हम बोल देते हैं ट्रिपल एयरवे मैन्यूवर, ठीक है। हेड
टिल्ट चिन, अभी एक हाथ से वो थोड़ा हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, ठीक है, जॉ थ्रस्ट बैक, तो ये पूरा मिला के क्या हो गया, ट्रिपल मैन्यूवर, ठीक। अभी इससे हमें पता चल जाएगा कि उसके हो सकता है एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है, कुछ फंसा हो तो उसको बोलते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे है। तो अगर मान लो कुछ फंसा होगा तो अब इसको निकालना ही पड़ेगा, तो उसको निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं हेमलिच मैन्यूवर को और चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर को, ठीक। हेमलिच मैन्यूवर, लेकिन ये जो होगा ये आप रिस्पॉन्सिव या कॉन्शियस पेशेंट में कर पाओगे, मतलब थोड़ा रिस्पॉन्सिव होगा, जो थोड़ा कॉन्शियस होगा, उसके में कोई चीज़ फंस गई है, कुछ चीज़ स्टक कर गई है, तो उसमें आप कर सकते हो। हेमलिच मैन्यूवर में क्या होगा, आपको अपने दोनों हाथों से आपको पीछे खड़ा होना है, पीछे खड़ा होके दोनों हाथों से एब्डोमेन पे, पेट पे प्रेशर लगाना है, पेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ताकि जो भी चीज़ हो ऊपर से वो निकल सके बाहर की तरफ, ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर। चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर हम किस में यूज़ करते हैं, जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या बहुत ओबीज पेशेंट है, बहुत फैट एक्यूमुलेटेड पेशेंट है, तो उसमें आप जब एब्डोमेन प्रेशर अप्लाई करोगे तो उतना वो सफिशिएंट नहीं होगा उसके लिए, तो उसके लिए हम अपने हाथों को चेस्ट के ऊपर रखते हैं, इन चेस्ट पे प्रेशर या कंप्रेशंस अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो जो ऑब्स्ट्रक्टेड चीज़ है या जो भी चीज़ फंसी है वो चीज़ निकल सके बाहर की तरफ, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर, ठीक। इसके बाद अगर मान लो बच्चा है, छोटा बच्चा का केस है ना, छोटे बच्चे होते हैं ना, अक्सर कुछ डाल लिया, कॉइन डाल लिया, कुछ भी डाल लिया, चीज़ें फंस गई हैं मुंह में, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उनके जैसे कुछ ही फंस जाता है तो मम्मी लोग तुरंत थपकी देती है ना बैक स्लैप्स, तो वही 5 बैक स्लैप, बच्चे को थोड़ा सा नीचे झुका करके 5 बार बैक स्लैप्स करने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। देन उसको आपको 5 बार चेस्ट थ्रस्ट अप्लाई करना है, इधर आगे की तरफ से भी चेस्ट पे प्रेशर अप्लाई करना है 5 टाइम्स, ठीक। तो ये होता है एयरवे ब्रीदिंग का तरीका, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड जो हमारा है, दैट इज ब्रीदिंग और ब्रीदिंग के बाद थोड़ा सा हमारा बचेगा डिफिब्रिलेटर के बारे में मैं बताऊंगी, और उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग में सबसे पहले तो हमें एसेस करना होता है ब्रीदिंग को। ब्रीदिंग कैसे एसेस करेंगे, तो ब्रीदिंग एसेस करने के लिए आपको साउंड को सुनना होगा, फिर चेस्ट के राइज को, मतलब चेस्ट कितना अप हो रहा है कितना डाउन हो रहा है, चेस्ट के राइज को एसेस करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आप अगर एयरवे आपने क्लियर कर दिया, एयरवे क्लियर करने कौन कौन से मेथड्स बताए थे मैंने अभी, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट और जॉ अपथ्रस्ट मैन्यूवर या ट्रिपल मैन्यूवर, ठीक है। तो इन सब मेथड से आपने मान लो एयरवे क्लियर कर दिया, या हेमलिच मैन्यूवर यूज़ कर रहे थे आप, इससे आपने एयरवे क्लियर कर दिया। अब एयरवे क्लियर करने के बाद आपको 2 कॉन्टिन्यूअस ब्रीदिंग्स देनी है। ब्रीदिंग्स कैसे देनी है आपको, ब्रीदिंग्स देने के लिए आप डायरेक्टली माउथ टू माउथ दे सकते हो, लेकिन अगर वो आपका जानने वाला नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ नॉट सेफ टू गिव दैट, ठीक है। उसके अलावा आप मास्क का यूज़ कर सकते हो, मास्क के अलावा अगर एम्बू बैग अवेलेबल है तो एम्बू बैग का यूज़ कर सकते हो। एम्बू बैग का फुल फॉर्म बताना मुझे, ठीक। इसके बाद आता है हमारा, हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप माउथ टू माउथ अगर दे रहे हो या एम्बू बैग से भी दे रहे हो तो आपको ये नोज़ को पिंच करना है ताकि एयर जो है वो नोज़ के थ्रू बाहर ना जाए, ठीक। इसके बाद आपको कितनी ब्रेथ्स देनी है, 10 से 12 ब्रेथ्स देने हैं मिनिमम एडल्ट में, ठीक है। 10 ब्रेथ्स मैंने उधर पहले ही बताए हैं, ठीक है। अब चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रंस में ज़्यादा होता है, 5 to 6 सेकेंड्स में एक ब्रेथ, 5 to 6 सेकेंड्स में एक ब्रेथ। वो कैसे करते हैं हम, 1 and 2 and 3 and स्क्वीज, 1 and 2 and 3 and स्क्वीज, ये टेक्निक को हम फॉलो करते हैं चाइल्ड के इन्फेंट केस में, ठीक। अब इसमें आर्टिफिशियली रिस्पायरेशन देने के मेथड होते हैं, ठीक है। ये तो कुछ मेथड्स रहे, इसके अलावा भी कुछ मेथड्स होते हैं जिसको कि हम एक बोलते हैं हॉलगन नेल्सन मेथड, और दूसरा होता है हमारा सिल्वेस्टर मेथड। हॉलगन नेल्सन मेथड में, ठीक है, ये हॉलगन नेल्सन मेथड में हम क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है, जो मतलब हमारा क्लाइंट होता है, जो पेशेंट होता है, उसको हमें एक फर्म सरफेस पे, सीपीआर देते टाइम भी आपको एक हार्ड फर्म सरफेस पे लिटाना है उसको, ठीक है। एक फर्म सरफेस पे, एक हार्ड सरफेस पे उसको लिटा दिया जाता है, ठीक। और उसका जो कौन सी पोजीशन में लिटाएंगे हम उसको, प्रोन पोजीशन में, मतलब उसका बैक ऊपर के साइड होगा, पेट नीचे के साइड में होगा।
प्रोन पोजीशन में बिल्कुल आपने उसको स्ट्रेट लेटा दिया, ठीक, बैक। फिर आपको उसके बैक के ऊपर कंप्रेशंस देने हैं, बैक के ऊपर क्या करना है, कंप्रेशन देना है, ठीक। बैक पे जब आप कंप्रेशन दोगे तो उसके चेस्ट पे पड़ेगा बहुत प्रेशर, और उसके बाद उसके जो ये हाथ है ना, एल्बोज, उसको खींचना है। मतलब आप उसके, पेशेंट आपका ऐसा लेटा होगा, आप उसके सर के साइड पे बैठोगे, ठीक है। आप यहाँ से कंप्रेशन दोगे उसके पीठ के ऊपर, और उसके बाद उसके आपको एल्बोज को ऐसे ऊपर की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में खींचना है। इसको हम बोलते हैं हॉलगर नेल्सन मेथड, हॉलगर नेल्सन मेथड। और जो सिल्वेस्टर मेथड होता है इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। सिल्वेस्टर मेथड में क्या होता है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है, सुपाइन मतलब ऐसे स्ट्रेट लेटा होता है, ठीक है। उसका जो फेस होगा वो ऊपर की तरफ होगा, उसको हम सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। सुपाइन पोजीशन में क्या करेंगे हम, सुपाइन पोजीशन में भी हम अगेन पेशेंट के हेड के साइड में बैठेंगे, ठीक। पेशेंट के ये जो हेड होता है, हेड स्पेशली जो ये शोल्डर एरिया है, शोल्डर एरिया के नीचे हम एक पिलो या एक कुछ मोटा सा कपड़ा रखेंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके चेस्ट पे कंप्रेशंस देंगे। चेस्ट पे कंप्रेशंस देने के बाद हम उसके एल्बो को खींचेंगे, ठीक है, एल्बो को हम खींचेंगे। तो इससे क्या होगा, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग इनिशिएट करने का ये तरीका है। इसके बाद हमारा जो आता है टॉपिक, वो हमारा आता है डिफिब्रिलेटर, ठीक है। डिफिब्रिलेटर पढ़ेंगे। मार्कर डिफिब्रिलेटर, इसको ऑटोमेटिक ब्रीदिंग यूनिट, मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट बोलते हैं, AED, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे लास्ट पार्ट जो कि हमारा डिफिब्रिलेटर है। डिफिब्रिलेटर यानी कि AED भी इसको बोलते हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ठीक है। डिफिब्रिलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जो कि शॉक देने के लिए इस्तेमाल होता है पेशेंट को, ठीक है, शॉक देने के लिए। अब इसकी पोजीशंस क्या क्या होते हैं, कैसे एक डिफिब्रिलेटर को लगाया जाता है, ठीक है। तो डिफिब्रिलेटर के अंदर 2 पैडल्स आते हैं, वैसे मूवी में देखा होगा ना, वैसे शॉक देते हैं तो पेशेंट ऊपर की तरफ रिस्पॉन्स करता है, तो ये एक्चुअली डिफिब्रिलेटर होता है। इसमें 2 पैडल्स होते हैं, एक जो पैडल होता है वो व्हाइट कलर का होता है, दूसरा जो पैडल होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। कंटेन्स 2 पैडल्स। व्हाइट वाला जो होता है बिलो द राइट क्लैविकल, क्लैविकल बोन है ये राइट साइड वाली क्लैविकल बोन के जस्ट नीचे एक पैडल लगाएंगे, ठीक है। और जो दूसरा पैडल रेड पैडल होता है वो दूसरे साइड में, लेफ्ट साइड में, जहाँ हमारा हार्ट का एपेक्स आता है, एपेक्स जहाँ हार्ट हमारा खत्म होता है, एपेक्स आता है, ठीक है, मतलब नीचे वाला पार्ट होता है, वहाँ पे हम उसको प्लेस करेंगे, ठीक है, एपेक्स ऑफ द हार्ट पे, ठीक। और ये जो AED डिवाइस है, डिफिब्रिलेटर का यूज़ कभी भी, ठीक है, 8 साल से नीचे के बच्चे में नहीं करना है, और जिस पर्सन का भी वेट 25 kg से कम है तो उसमें इसका नहीं करना है कभी भी यूज़, ठीक। और ये किस केस में हम यूज़ करते हैं, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में पेशेंट है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में पेशेंट है, ECG में आ रहा है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ECG में आ रहा है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ठीक है। तो तुरंत आपको ये स्टार्ट कर देना। एक हॉस्पिटल का सिनेरियो है, ये हॉस्पिटल में ये देते हैं, ठीक। एक कितना देते हैं हम, ठीक, तो ये दिया जाता है 120 से लेके 200 जूल्स। अगर बायफेजिक AED है हमारे पास तो वो डिलीवर करता है 120 से 200 जूल्स तक का, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास मोनोफेजिक, अगर मोनोफेजिक है तो 360 जूल्स एक बार में ही डिलीवर करता है, ठीक। तो इसके कम से कम जो जनरली 3 शॉक्स दिए जाते हैं, यूजुअली 3 शॉक से मैक्सिमम नहीं है, लेकिन यूजुअली 3 शॉक्स दिए जाते हैं। 5 साइकिल दी जाती है, तो ठीक है, मतलब कि जैसे कि हमने एक शॉक दिया, एक शॉक के बाद आपको 2 मिनट तक उसको CPR देना है, कॉन्टिन्यूसली CPR देना है, ठीक है, एक शॉक। फिर उसके बाद फिर दूसरा शॉक, तो इस तरीके से लगभग 5 साइकिल्स भी चलती हैं मतलब CPR की, ठीक। और उसके बाद भी पेशेंट रिकवर नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो यह ऑब्वियस सी बात है, उसको डेड डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट इतने में रिस्पॉन्स कर भी जाता है। और एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है, मतलब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी आप ये शॉक दे रहे हो तो उस टाइम ऑक्सीजन को ऑन नहीं रखना है, क्योंकि आग लगने के चांसेस होते हैं। और साथ ही साथ में आपको उसके बेड की साइड रेल्स को टच नहीं करना है, क्योंकि वो शॉक हो सकता है, उधर से भी ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। तो चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है आपको। एंड आई होप ये जो टॉपिक है ये पूरा क्लियर हुआ होगा। हाँ, इसका एक लास्ट में आप ये भी याद रखो कि इसके नुकसान क्या होते हैं CPR के। CPR अगर आप सही तरीके से नहीं दे रहे हो तो इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं।
चेस्ट में रिब्स ब्रेक कर सकती हैं, स्टर्नम ब्रेक कर सकता है, लीवर को हार्म हो सकता है, ठीक है, लंग्स को हार्म पहुंच सकता है। तो ये CPR के कुछ नुकसान भी होते हैं क्योंकि बहुत तेज़ी से कंप्रेशन हम दे रहे होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ये CPR ये ख़त्म हो गया। CPR के बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी वाइटल साइंस पे, ठीक है। वाइटल साइंस का भी जो पहला टॉपिक है टेम्परेचर को उस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आई होप समझ में आया होगा। कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। बाय बाय।